हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होता है, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, कोई लाइव क्लास हो, कोई लाइव अपडेट हो, तो उसकी जानकारियां, उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड से सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, आपको जाकर के आप चेकआउट करें, वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर अब हम लेकर के आ गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक हम डिस्कस करने वाले हैं। 10 क्वेश्चंस होंगे इस पार्ट के अंदर, 10 क्वेश्चंस होंगे अगले वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, तो चलिए बिना समय लगाए एमसीक्यूज पे स्टार्टिंग कर दी जाए। ये रहेगा आपके पास पहला वाला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एल अपॉन आर? ठीक है, एल का अलग से निकालना पड़ेगा, आर का अलग से निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब आप जरा समझे, ये जो L है ना वो कोई लेंथ नहीं है। ठीक है, ये जो L है वो इस चैप्टर के रिगार्ड में L यहां पे क्या हो जाएगा सर? सेल्फ इंडक्टेंस। L क्या हो जाएगा? L हो जाएगा सर सेल्फ इंडक्टेंस। बोलो हाँ कि ना? यस सर, बात तो बिल्कुल सही है। और R यहाँ पे कोई रेडियस नहीं है किसी कॉइल का। ठीक है, R इज गोइंग टू बी द रेजिस्टेंस, R इज गोइंग टू बी द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो L का फंडा समझ में आ गया। L दरअसल क्या है? यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस है और यहाँ पे R क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग को R का फॉर्मूला निकालना होगा ना, तो आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग कहाँ दौड़ लगाएंगे? V इज इक्वल्स टू आई आर पे। ओम्स लॉ के पास हम दौड़ लगाएंगे, वहां से हम आर निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद जब आपको निकालना होगा ना सेल्फ इंडक्टेंस, तो सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए हम कहां पे दौड़ लगाते हैं? तो इसके लिए हम दरअसल दौड़ लगाएंगे टुवर्ड्स फैराडेज लॉ। ठीक है, तो फैराडेज लॉ के अनुसार ईएमएफ इज इक्वल्स टू, अगर मैं मॉड्यूलस की बात करूं तो माइनस लेने की जरूरत नहीं है, एल टाइम्स डी आई बाई डी टी। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, यस सर, ये बात तो बिल्कुल सटीक है। अब सर ये ई क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? अरे यार नहीं यार, मत तो करो। ये जो ई होता है ना, ये होता है ईएमएफ इंड्यूस। ठीक है, मतलब इसको भी बेसिकली वोल्टेज ही कहा जाएगा। दिस इज ऑल्सो अ पोटेंशियल डिफरेंस ओनली। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ पोटेंशियल डिफरेंस ओनली। तो पहले ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसके बाद फिर करंट आता है। ईएमएफ कह रहा हूं, उसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो बेसिकली इसकी यूनिट क्या हो जाएगी सर? वोल्ट ही होने वाली है। ठीक है, तो यार पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट हमें आर निकालने के दौरान भी पड़ने वाली है और पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट हमें एल निकालने के दौरान भी पड़ने वाली है। ठीक है, अब एक काम करो ना, जब पोटेंशियल इतना ही इंपॉर्टेंट हो गया है तो क्यों ना एक काम करें, पहले पोटेंशियल पर ही फोकस कर लिया जाए। बिकॉज तुम चाहो आर निकालना या फिर तुम चाहो एल निकालना, दोनों में ही रिक्वायरमेंट होने वाली है पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो वी की। ठीक है, अब सर ये वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ये निकलता कैसे सर? इसका एक बहुत ही नॉर्मल सा देखो फॉर्मूला बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लेकिन कई दफा लोग भूल जाते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला ऐसा है जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सर। कौन सा फॉर्मूला? कक्षा 10वीं में था बेटा ये। ठीक है, और क्लास 12th में भी हम लोगों ने इसको यूज करा है चैप्टर नंबर 2 के अंदर, विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के अंदर। या पोटेंशियल का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज क्या होता है सर? ये होता है वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। आया समझ? पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? वर्क अपॉन चार्ज। तो अगर पोटेंशियल वर्क अपॉन चार्ज है तो क्यों ना एक काम करें, पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद एल निकालना होगा, वहां पर भी काम आ जाएगा और आर निकालना होगा तो वहां पर भी काम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एल बाई आर तो निकालना है, तो वो तो अपन निकाल ही देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले अपन फोकस करते हैं पोटेंशियल निकालने के ऊपर। ठीक है, नाउ देखिए पोटेंशियल का जो बेसिक फॉर्मूला होता है सर वो होता है वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सटीक है सर, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। अब हम जब डायमेंशनल देखो मैं पोटेंशियल कह दूं, पोटेंशियल डिफरेंस कह दूं, या फिर मैं ईएमएफ इंड्यूस कह दूं, डायमेंशनल फॉर्मूला सबका वही, बिकॉज सब हैं क्या बेसिकली? सब हैं तो पोटेंशियल ही ना। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस भी क्या है? पोटेंशियल ही तो है। तो ये जो वर्क होता है ना, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ML2T-2। जी हाँ
डायमेंशनल फॉर्मूला क्लास 11th में इंट्रोड्यूस हुआ था और उसके बाद से वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, बिकॉज डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम को के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो वहां पर भी इसका एक सवाल डन होता है, आता ही आता है, ठीक है। और वैसे भी हमारे बोर्ड एग्जाम्स में भी कई दफा हमें डायमेंशनल फॉर्मूला को यूज करना पड़ जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोगों ने क्लास 11th में डायमेंशनल फॉर्मूला को सही से नहीं पढ़ा है तो अभी जाकर के मेरी क्लास 11th की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताए हैं। उसे अपन कहते थे कॉन्सेप्ट ऑफ कफ। जिन लोग को याद आ गया, जो लोग पढ़ रहे थे मुझसे पहले से, उनको याद आ गया होगा सर व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कफ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलना व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कफ, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि वहां से अगर आप कर लेंगे तो आपका केस जो है वो डन हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है सर वो होता है ml2t-2, ठीक है। और चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है at के बराबर। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है सर at के बराबर, ठीक है। उसके बाद अब यहां पे क्या बचेगा, ml² t-3 और उसके बाद a-1 ml² t-3 a-1, दिस इज गोइंग टू बी द पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज द पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला, दिल में बसा के रखना, अति इंपॉर्टेंट कैटेगरी का इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। ये वाला फंडा समझ में आ गया, चलें सर, ओके बढ़िया। अब एक काम करते हैं, इतनी ही खूबसूरती के साथ ना अब जरा अपन एक बार आर निकाल लेते हैं, आसान रहेगा, ठीक है। तो सिंस अपन लोग जानते हैं अरे भाई साहब v इज इक्वल्स टू होता है i इंटू आर, बोला बहुत बढ़िया। तो r इज इक्वल्स टू हो जाएगा सर v अपॉन i, अपन ने बोला बहुत बढ़िया। तो r इज इक्वल्स टू व्हाट इज v, ml2t-3 a-1 ml2t-3 a-1 और नीचे करंट था तो करंट के लिए अपन फिर एम्पियर मतलब ए ही तो यूज करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर इसके अंदर। तो रेजिस्टेंस का अपने पास जो बचेगा m l का स्क्वायर t की पावर -3 और a की पावर -2, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास रेजिस्टेंस जिसकी रिक्वायरमेंट है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ चुका है। महत्वपूर्ण इसलिए है बिकॉज आपको जो चीज फिगर आउट करनी है वो फिगर आउट करनी है L अपॉन R, ठीक है, L अपॉन R। तो अपन ने R तो निकाल लिया, अब ऐसे ही खूबसूरती के साथ ना एक बार अपन सेल्फ इंडक्टेंस भी निकाल लेते हैं, ठीक है। सिंस हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ EMF इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ले रहा हूं तो माइनस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइनस को वहां पे उसका जो पूरा प्रॉपर सिग्निफिकेंस है वो लेंस लॉ ने भी बताया था, ठीक है। चलिए तो अभी अपने पास जब अपन को L निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा E टाइम्स dt अपॉन di, बोलो हाँ कि ना। L अपने पास क्या हो जाएगा E टाइम्स dt अपॉन नीचे क्या आ जाएगा di आ जाएगा। तो L का मतलब होता है सेल्फ इंडक्टेंस। तो EMF बेसिकली अपने पास क्या होता है, EMF मतलब वोल्टेज, ml2t-3 a-1 ml2t-3 a-1 ये अपने पास EMF हो चुका है। उसके बगल में क्या लगा हुआ है सर, उसके बगल में लिखा हुआ है dt। तो dt का मतलब क्या होगा सर, टाइम, t लिख दिया अपन ने इसको, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है ना अपने पास, नीचे अपने पास di, तो di का मतलब बेसिकली क्या होता है सर, करंट होता है। di का मतलब बेसिकली क्या होता है सर, करंट होता है। तो इसके अनुसार जो अपने पास सेल्फ इंडक्टेंस बचेगा ना, वो अपने पास कितना बचेगा सर, m L, यहाँ पे कुछ और है क्या, नहीं सर उतना ही, तो m L का स्क्वायर, उसके बाद t अपने पास कितना हो जाएगा सर, t-2 ml², ये अपने पास फिर हो जाएगा t-2 और उसके बाद फिर a को अपन उचका लेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा सर a-2, ठीक है। तो ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस नामक चीज का भी डायमेंशनल फॉर्मूला हो चुका है, डन, बोलो हाँ कि ना। भाई इतना नोट करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलना कि हाँ सर यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है। ये वाला पूरा फंडा क्लियर हो गया, L अपन निकाल चुके हैं और R अपन निकाल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं सर इसके अंदर। अब एक काम किया जाएगा, आपसे पूछा हुआ था L अपॉन R का रेशियो, ठीक है। आपसे जो रिक्वायर्ड था ना सर वो था L अपॉन R का रेशियो। तो L अपॉन R, भाई साहब L कितना आया अभी अपने पास में, ml² ml का स्क्वायर t-2 आ चुका है, a-2 आ चुका है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहां पे अगर देखा जाए तो R कितना आ चुका है, ml का स्क्वायर t-3 आ चुका है और a-2 तो आ ही चुका है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ठीक है। यहां तक का फंडा समझ में आ गया, L दिख गया, R दिख गया, बस दोनों को डिवाइड करना है, वही पूछा हुआ है। अब देखो m से m निपट गया,
एल स्क्वायर से एल स्क्वायर निपट गया, a माइनस टू से a माइनस टू निपट गया, इसको अपन ऊपर लेके चले जाएंगे, इसको अपन ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में t की पावर 3 और t की पावर माइनस टू, मतलब सिर्फ t बचेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ t बचेगा, बस काम खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि भाई इतना जबरदस्त काम करा, लेकिन इवेंचुअली जो अपने पास डायमेंशनल फॉर्मूला निकल करके आया था ना, वो आ गया सिर्फ और सिर्फ t के बराबर, इसके ऊपर कुछ नहीं, ठीक है। तो ये जो l बाई आर होता है ना सर, वो अपने पास क्या होता है, t होता है। तो m0 ls0 t और a की पावर 0, तो इसका मतलब क्या है कि l बाई आर इज बेसिकली अ कांस्टेंट, ठीक है, l बाई आर इज बेसिकली टाइम, और इसको पता है क्या बोलते हैं AC में ना, हम इसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं सर, इसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आ गई। तो इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो प्री रिक्विजिट था वो इस वाली स्लाइड पे लिखा है बहुत ही खूबसूरती के साथ, ये वाली बात समझ में आ गई। और उसके बाद सोल्यूशन कैसे दिया गया, इसको सॉल्व कैसे किया गया, तो ये रहेगा अपने पास में इसका पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन। मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपको इसके अगले वाले सवाल पे लेकर के चलते हैं, ठीक है। चलें, ओके सर, बढ़िया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑल डन फॉर यू। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर आर इनटू सी, ठीक है, जहां पे सी कोई वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं है, सी इज बेसिकली द कैपेसिटेंस ओवर हियर। सी यहां पे क्या है, दिस इज द कैपेसिटेंस। सी बेसिकली यहाँ पे क्या है, सी इज द कैपेसिटेंस, ठीक है। अब एक बात सुनते हुए चलना अच्छे से, बहुत ही खूबसूरती के साथ, ठीक है। पहले अपन एक काम करें, हम ना पहले काम करते हैं, सी तो निकाल लेते हैं, तो क्योंकि आर तो अपन पहले भी निकाल चुके हैं, तो आप लोग सिंस जानते हैं कि Q इज इक्वल टू सी इंटू वी होता है, तो सी बेसिकली क्या हो जाएगा, Q अपॉन वी हो जाएगा, ठीक है। तो Q बेसिकली क्या होता है सर, Q तो होता है AT के बराबर, Q बेसिकली क्या होता है, Q तो होता है AT के बराबर। अब V का मतलब होता है पोटेंशियल, V का मतलब बेसिकली क्या होता है सर, पोटेंशियल। अब जरा चेक कर लें व्हाट इज द पोटेंशियल, तो पोटेंशियल तो हम लोग निकाल चुके थे क्योंकि हमको इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ी थी फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो व्हाट इज द पोटेंशियल, ml2t-3a-1, लिख लें इसको अच्छे से, ml2t-3a-1, ठीक है। तो ml2t-3 a-1, ओके सर, बढ़िया, ठीक है। तो कैपेसिटेंस अब अपने पास कितना बचने वाला है, एक काम करो, m को ऊपर लेके चले आए अपन, m-1 बचेगा, ठीक है। अब एक काम करें अपन, l को ऊपर लेके चले आते हैं, l-2 बचेगा। अब एक काम करें अपन, t को ऊपर लेके चले आते हैं तो t की पावर 4 बचेगा, और अपन एक काम करें, a को ऊपर लेके चले आते हैं तो a स्क्वायर बचेगा, ठीक है। आ गया समझ, यस सर, ये वाली बात तो आ गई समझ में, ठीक है। तो ये अपना सोल्यूशन चल रहा है फॉर क्वेश्चन नंबर 2, ये अपना सोल्यूशन चल रहा है फॉर क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ये बन जाएगी अपनी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नाउ हम लोग सिंस ऑलरेडी जानते हैं कि आर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सिंस वी ऑलरेडी नो the dimensional formula, since we already know the dimensional formula of resistance, since we already know the dimensional formula of resistance, ठीक है सर। रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो जरा गौर करते हुए चलिएगा, ये भी हम लोगों ने निकाल के रखा है बिकॉज प्रीवियस क्वेश्चन में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ गई थी, ठीक है। ml2t-3a-2, क्या लिखा है सर, ml2t-3a-2, लिख लिया जाए इसको, ml2t-3a-2, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं चलो सेकंड इक्वेशन, इसको हमने क्या बोल दिया, चलो 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 सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब एक काम करना शुरू करते हैं अपन, अच्छे से ध्यान देते हुए चलना। आपको निकालना है आरसी का डायमेंशनल फॉर्मूला, आपको बेसिकली क्या निकालना है, आपको निकालना है आर इंटू सी का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो व्हाट इज आर ओवर हियर सर, आर है ml² t-3a-2, क्या बोला मैंने, ml का स्क्वायर t-3a-2, ये अपने पास r हो चुका है, और बगल में क्या लिखा हुआ है, c लिखा हुआ है सर, ठीक है। तो c क्या अपने पास m-1, 2 मिनट बस ध्यान देना, c कितना है m-1, l-2, उसके बाद T4A2, उसके बाद क्या लिखा है सर T4, उसके बाद क्या लिखा है सर A2 लिखा है, ठीक है। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना, जो जा रहा है उसको जाने दो यार, m और m-1 निपट गया, l² l की पावर -2 निपट गया, अरे a-2 a का स्क्वायर निपट गया, ठीक है। तो क्या बचेगा, t की पावर 4 और t की पावर -3, बिल्कुल सही बात है सर, ये भी टाइम के बराबर है, हाँ बिल्कुल, इतना सारा काम करा लेकिन ये भी इवेंचुअली किसके बराबर आ गया,
है टाइम के बराबर आ गया, पूरा पूरा सॉल्व करा तब अपने पास कितना आ रहा है सर, सिर्फ टी आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, m0 l0 a0 और t। ठीक है, m0 l0 a0 और t। ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जैसे l बाई आर वॉज ऑल्सो अ टाइम कॉन्स्टेंट, सिमिलरली मैं आपको बता दूं कि R इंटू सी इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टाइम कॉन्स्टेंट। ठीक है, एक थोड़ी सी बहुत ही जबरदस्त चीज होती है हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में इनका अपन को जिक्र करना पड़ता है। हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन थोड़ा सा कोर्स के बाहर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एल आर और सी ये कोर्स के बाहर है, तो अपने कोर्स के अंदर ही है ना। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन क्राफ्ट किया गया है जहां से आपको समझ में आता है कि भाई एल कुछ और है, आर कुछ और है, लेकिन पूरा सॉल्व करने के बाद भी आसानी से m0 l0 t एक ही बार 0 आ जाएगा। ठीक है, क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ गई? क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला सोल्यूशन पूरा क्लियर है? यस सर, ये वाला सोल्यूशन पूरा क्लियर है। ठीक है, तो इसका जो प्री रिक्विजिट था आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, और उसके बाद फिर बनता है क्वेश्चन नंबर 2 का डिटेल्ड सॉल्यूशन जैसे करा गया है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें। आई बात समझ में? 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन हो गया सर ये। ठीक है, यस सर, बढ़िया। चलें आगे बढ़ा जाए इसके अंदर। अब आपको लेकर के चलेंगे हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, आ जाइए। द इंस्टेंटेनियस करंट फ्रॉम एन एसी सोर्स इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर शानदासी इक्वेशन। नाउ व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन एम्पियर? ठीक है, अब मैं आप लोगों को जरा बता दूं, जो हमने इक्वेशन लिख करके रखी है वो इक्वेशन है I इज इक्वल्स टू 12, उसके बाद लिखा है सर साइन, उसके बाद लिखा है सर 314, उसके बाद लिखा है सर टी। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द करंट। बोले हाँ कि ना? यस सर, बात तो बिल्कुल सटीक है। ठीक है, अब क्या होता है अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है कि I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा इंटू टी। ठीक है, दिस इज बेसिकली द स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब जरा आप गौर करते हुए चलेंगे तो मजा आ जाएगा। ये जो आई लिखा हुआ है ना, ये आई कुछ नहीं है, बस इंस्टेंटेनियस करंट है। आई कुछ नहीं है, बस इंस्टेंटेनियस करंट है। ठीक है, तो ये जो 12 है ना, ये जगह किसकी खा रहा है सर? ये जो 12 है ना, ये जगह खा रहा है पीक करंट की, बोले तो आई नॉट की जगह खा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आई नॉट जो है ना, देयरफॉर जो आई नॉट है सर, आई नॉट है अपने पास में कितना? 12 के बराबर। ठीक है, आई नॉट हो चुका है 12 के बराबर। और वैसे तो ओमेगा की भी बात हम कर सकते हैं कि ओमेगा आ चुका है सर 314 के बराबर। अगर कोई लीनियर फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो मैं ये भी निकाल के रख दूंगा। ठीक है, लेकिन पहले हम जरा आई नॉट समझ लें। ठीक है, आई नॉट तो मिल चुका है कि 12 के बराबर ही है, जस्ट कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ के रखा हुआ है सर? हमसे तो ये पूछा हुआ है कि व्हाट इज द आरएमएस करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि आई आरएमएस क्या होता है। देखो, आई आरएमएस मतलब कुछ नहीं, आई वर्चुअल, इफेक्टिव, रेटेड, कोटेड, सब एक ही बात है। ठीक है, तो आई वर्चुअल आई आरएमएस बेसिकली क्या होता है सर? आई नॉट ओवर रूट 2 होता है। क्या होता है सर? आई नॉट ओवर रूट 2 होता है। सर आई नॉट की वैल्यू क्या है? तो सर आई नॉट की वैल्यू है 12, और रूट 2 की वैल्यू क्या है सर? रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, रूट 2 की वैल्यू क्या होती है सर? 1.414। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ना, तो इसका आंसर जो है एग्जैक्ट 8 तो नहीं आ सकता, 2 के बियॉन्ड भी नहीं, मतलब 2 तो जाएगा ही नहीं, 4 पे भी नहीं आएगा, तो ये 8 के आसपास आएगा, तो 8.484 एम्पियर। दिस इज गोइंग टू बी द एग्जैक्ट आंसर फॉर द आरएमएस करंट। लेकिन मैं यहाँ पे एक और आपके लिए काम कर दूं क्या एक्स्ट्रा? ये तो अपना आंसर आ ही चुका है, आंसर इज ऑल डन फॉर यू। ठीक है, लेकिन अगर आपको लीनियर फ्रीक्वेंसी निकालनी हो ना, तो वो भी निकाल के रखी जा सकती है। नाउ सिंस हम समझ रहे हैं कि ओमेगा आ चुका है 314 के बराबर, बोलो हाँ कि ना? यस सर, ओमेगा आ चुका है 314 के बराबर। अब ओमेगा होता है 2 पाई एफ के बराबर, ओमेगा होता है 2 पाई एफ के बराबर, तो ये भी हो जाएगा 314 के बराबर। ठीक है, नाउ पाई का मतलब क्या होता है सर? 3.14। ठीक है, पाई का मतलब क्या होता है सर? 3.14 के बराबर। दिस इज बेसिकली पाई। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलना अच्छे से। 3.14 ने काटा इसको 100 से काटा। ठीक है, तो देयरफॉर जैसे अपन इसमें आगे बढ़ेंगे ना, तो अपने पास में क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 100 आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर? 100/2 आ जाएगा, और 100/2 इज बेसिकली 50, तो 50 हर्ट्ज। ठीक है, 100/2 इस बेसिकली 50, तो अपना आंसर जो है वो आ जाएगा सर 50 हर्ट्ज के बराबर। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर हो गया? ठीक है सर, होगा क्लियर। मेन तो अपने पास आंसर ये था 8.484, जो रिक्वायर्ड था ना, दैट वाज आई आरएमएस करंट, आरएमएस करंट पूछा था, जो कि आ चुका था 8.484। तो ये रहेगा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3, ऑल डन 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 डन। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। चलें आगे बढ़ें।
अब आते हैं आपको लेकर के इसके क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज फॉर एन एसी सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। अब जरा आप एक बात समझें, बहुत ही उम्दा बात है, ठीक है। अगर कोई आपको बता रहा है ना कि 220 वोल्ट का एसी का सोर्स है, तो आपके दिमाग में ये सवाल जरूर एक बार आएगा कि सर ये कौन सा वोल्टेज बताया जा रहा है, क्या इंस्टेंटेनियस है, क्या ये पीक है, क्या ये आरएमएस है, क्या ये मीन है। तो आपको बता दूं कि सवाल में तो आपसे पूछा इंस्टेंटेनियस करंट, और इंस्टेंटेनियस करंट जो होता है ना, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आई गेस, ठीक है, क्या आता है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज पूछा हुआ है। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अगर इंस्टेंटेनियस करंट है तो दैट इज ऑल्सो ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है। जैसे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी हम कहते हैं ना, तो ये जो आई नॉट साइन ओमेगा टी है, दिस इज द फुल एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। तो या फिर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बोलेंगे तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को जो वोल्टेज गिवन है ना, दिस इज एब्सोल्युटली एन आरएमएस वोल्टेज, ठीक है। और ये जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो हर्ट्ज में है, तो वो लीनियर फ्रीक्वेंसी है। तो मैं इसको लिख देता हूं कि ई आरएमएस, ई वर्चुअल इज बेसिकली कितना है सर, 220 वोल्ट है। और जो फ्रीक्वेंसी है सर वो कितनी आ रही है सर, फ्रीक्वेंसी आ रही है अपने पास में कितनी, 50 हर्ट्ज के बराबर, ठीक है। ये दो चीजें पूरी क्लियर हो चुकी हैं। अब आपको निकालना बेसिकली क्या, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज निकालना है। तो आप समझ रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बेसिकली क्या हो जाएगा सर, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। दिस इटसेल्फ इज गोइंग टू बी द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ठीक है। इस एक्सप्रेशन भर को हम कह देंगे कि सर दिस इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। जो ई लिखा हुआ है ना, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना अच्छे से। तो पहले यार ई नॉट को तो निकाल लें, हमें तो गिवन तो ई आरएमएस है, तो हमें ई नॉट तो निकालना पड़ेगा। तो सर ई नॉट को निकालने के लिए अपन एक काम करते हैं, ई नॉट बेसिकली क्या होता है पता है, ई आरएमएस इंटू √2, बिकॉज ई आर एम एस वैसे भी क्या होता है, ई नॉट बाई √2 होता है। तो हमें तो ई नॉट निकालना है, तो ई आर एम एस इंटू √2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ई नॉट बेसिकली ई आर एम एस, व्हाट इज द ई आर एम एस वैल्यू। तो सर ई आर एम एस अपने पास कितना है सर, 220 वोल्ट है। तो 220 को हम जैसे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, अप्रॉक्सीमेटली अपना जो आंसर पहुंचेगा वो 311 के आसपास पहुंचेगा, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द पीक वोल्टेज, दिस इज गोइंग टू बी द पीक वोल्टेज। तो मिल गया पीक वोल्टेज, भर देंगे इसको अपन फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिल गया पीक वोल्टेज, इसको भर देंगे अपन फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर, लेकिन ओमेगा तो निकालना पड़ेगा ना। तो पहले हमारा फोकस अब क्या होना चाहिए, ओमेगा निकालने के ऊपर, ठीक है। तो नाउ जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ओमेगा बेसिकली क्या होता है, 2 पाई एफ के बराबर। ओमेगा बेसिकली क्या होता है, 2 पाई एफ के बराबर होता है। तो पाई के टर्म्स में तो बात करनी पड़ेगी, 2 पाई, एंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर फ्रीक्वेंसी यार। तो सर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है 50 हर्ट्ज के बराबर, ठीक है। सॉल्व आउट करेंगे तो 100 पाई, दिस इज गोइंग टू बी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सॉल्व आउट करेंगे तो 100 पाई इज गोइंग टू बी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो देयरफॉर पुटिंग, कौन कौन सी वैल्यूज को भर दीजिए सर, पुट कर दीजिए ई नॉट मतलब पीक करेंट, पीक वोल्टेज, एंड ओमेगा, ठीक है, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इनटू जैसे हम भरेंगे इसको फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर, बस काम हो गया अपने पास, डन, ठीक है। कैसे सर, देखो तो भरो उसको फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर, तो मिलने वाला इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, ठीक है। ये रहा अपने पास इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की इक्वेशन। क्या लिखा हुआ, ई नॉट, ई नॉट कितना आ गया सर, 311। उसके बाद क्या होता है सर, साइन ओमेगा टी, एंड ओमेगा अपने पास में कितना आ गया सर, 100 पाई के बराबर। तो अपने पास कितना हो जाएगा ये 100 पाई टी, बोलो हाँ कि ना, बोलो आया समझ कि नहीं आया। तो ये रहेगा तुम्हारे पास में फाइनल आंसर, जिसमें आ चुका है साइन 311 साइन 100 पाई टी के बराबर। चेक कर लें तो 10 पाई टी, हटाओ हटाओ हटाओ, 100 पाई टी एक ही है, 311 साइन 100 पाई टी। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो हो जाएगा हमारे पास में बिल्कुल सटीक तरह से सही सवाल। तो एक बार आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर डन हो चुका है अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 4। एक बार सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, उसके बाद फिर आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। ठीक है भाई, हो गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ओके सर, ठीक है। अब आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के सामने, ठीक है। क्या लिखा है सवाल के अंदर, अ रेजिस्टर ऑफ 12 ओम्स, कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस 14 ओम्स एंड अ प्योर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 0.1 हेनरी आर जॉइंड इन सीरीज and placed across a 50 hertz 200 volt AC supply. Calculate the amount of current in the circuit. Consider करना है कि पाई की वैल्यू कितनी है सर, 3 के बराबर है, ठीक है। तो अपने पास बेसिकली RLC का सीरीज सर्किट है। ये रहा अपने पास रेजिस्टर, इंडक्टर, और फिर ये रहा अपने पास में कैपेसिटर। इसको अपन ने फीड कर दिया है एक एसी के सोर्स के साथ, ठीक है।
बस इतनी सी बात है। अब जरा यहां से अपन चीजों को लेकर के आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। रजिस्टर है अपने पास 12 ओम्स का, लिख लिया जाए कि सर R इक्वल टू अपने पास में कितना है सर 12 ओम्स है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है सर, कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस कितना है सर 14 ओम्स। कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है वो है 14 ओम्स। इसका मतलब क्या होता है सर, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस ये XC की वैल्यू आ चुकी है अपने पास कितनी सर 14 ओम्स के बराबर। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस। अच्छा, इंडक्टर का रेजिस्टेंस मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं गिवन है यहां पे, सिंपल तौर पे इंडक्टेंस स्वयं गिवन है कि वो 0.1 हेनरी के बराबर है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी अपने पास कितनी है 50 हर्ट्ज है। एक काम करते हैं फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और सेल्फ इंडक्टेंस अपने पास 0.1 हेनरी के बराबर है। तो क्यों ना XL निकाल लिया जाए सर। XL इज बेसिकली ओमेगा L के बराबर। XL क्या होता है सर, ओमेगा L होता है। तो ये जो ओमेगा होता है ना, इसको आप लिख सकते हैं 2 पाई f इंटू L के बराबर। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज 2। अच्छा, पाई की वैल्यू को कहा गया है कि पाई की वैल्यू को 3 लेकर के चलना है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आप इसको पाई की वैल्यू को 3 लेकर चलने वाले हैं, 2 पाई f। उसके बाद L मतलब सेल्फ इंडक्टेंस है 0.1 के बराबर। तो XL अपने पास कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 करेंगे तो 30, 300 इंटू 0.1 करेंगे तो 30 ओम्स, ठीक है। अब मेरी बात सुनते हुए चलना, R पता है, XC पता है और XL पता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी हम जानते हैं कि 50 हर्ट्ज के बराबर है। और ये जो 200 वोल्ट गिवन है ना, ये हमारे पास दरअसल क्या होने वाला है सर, RMS वोल्टेज होने वाला है 200 वोल्ट के बराबर। तो ERMS कितना हो जाएगा सर अपने पास में, ये हो जाएगा सर 200 वोल्ट के बराबर। ओके सर, ये वाला केस अपने दिमाग में हो चुका है, डन 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 डन। अब क्या पूछा हुआ है इसके अंदर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट। क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट। तो अपन पहले एक काम करते हैं, देखो करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, दैट वी ऑलरेडी नो, ठीक है। तो एसी में जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसको हम प्यार से क्या कहेंगे, इंपीडेंस कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम प्यार से, इंपीडेंस कहेंगे। जेड से करेंगे इसको रिप्रेजेंट। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा XL माइनस क्या हो जाएगा XC का होल स्क्वायर। तो इंपीडेंस जो तुम्हारे पास में बचेगा ना, वो बचेगा अंडर रूट ऑफ, भाई साहब आर की वैल्यू कितनी है, तो सर आर तो गिवन था अपने पास एज 12, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 प्लस XL माइनस XC। XL कितना अपने पास सर, XL तो 30 के बराबर है। और XC कितना आ चुका है अपने पास में सर, XC आ चुका है 14 के बराबर। तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर करेंगे, 30 माइनस 14 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो Z अपने पास में कितना बच जाएगा इवेंचुअली, ये बचेगा सर 144 और उसके बाद 30 माइनस 14 करेंगे तो 16 और 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256, 256, ठीक है। तो 256 बचेगा। सॉल्व आउट करेंगे तो अंडर रूट ऑफ अपने पास में कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो ये रूट ऑफ 400 ओम्स इज द इंपीडेंस, ठीक है। तो Z अगर रूट ऑफ 400 है तो आप इसको 20 भी तो कर सकते हो ना, क्या दिक्कत है। तो 20 ओम्स इज द सिंपल इंपीडेंस। 20 ओम्स क्या आ चुका है अपने पास में, इंपीडेंस आ चुका है। अब क्या निकालना बचा हुआ है सर, बस RMS करंट निकालना है। कौन सी बड़ी बात है भाई, RMS करंट निकालना है ना। तो आप जानते हैं कि I इज इक्वल टू V/R होता है, बोलो हाँ कि ना। हम लोग ये जानते हैं कि करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, जो कि अभी हमारे पास में होगा एज इंपीडेंस, ठीक है। तो ERMS कितना आ चुका है अपने पास में सर, ERMS अपने पास में आ चुका है 200। ERMS अपने पास में आ चुका है 200 और Z कितना आ चुका है सर, 20 आ चुका है। जैसे हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 10 आ जाएगा हमारा आंसर एंड दिस 10 एम्पियर इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर, ठीक है। क्या हो गया, 10 एम्पियर इज गोइंग टू बी द फाइनल कंप्लीट आंसर। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, 10 एम्पियर टिक लगा दें। यस सर, अरे 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 ये रंगोली नहीं करनी है, 10 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये अपने पास RLC का सीरीज सर्किट था, रेजिस्टर था, इंडक्टर था और कैपेसिटर था, AC का सोर्स था। 10 एम्पियर आ गया आंसर और ये रहेगा आपके पास में इसका पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाली बात शानदार तरह से बैठ रही है सर? बिल्कुल बैठ गई है, ठीक है। चलें उड़ाएं इसको। ओके सर, ठीक है। दिस क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल डन फॉर यू। ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, ठीक है। एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस जो है ना वो आ चुका है 12 ओम्स के बराबर। गिवन डेटा पकड़ो और लिखते हुए चलना, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आ चुका है 12 ओम्स।
R इज इक्वल्स टू है सर अपने पास में कितना 12 ओम्स के बराबर। उसके बाद क्या बोला गया, एंड अ कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस, तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस मतलब कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस है 14 ओम्स, मतलब XC की वैल्यू आ चुकी है 14 ओम्स के बराबर। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, एक इंडक्टर का रिएक्टेंस मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब XL वो आ चुका है 30 के बराबर। इंडक्टिव रिएक्टेंस XL वो आ चुका है 30 के बराबर। अब पूछा हुआ है जॉइंड इन सीरीज एंड प्लेस्ड अक्रॉस 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का सप्लाई। 230 वोल्ट कहने का मतलब क्या होता है कि ERMS, ठीक है। 230 वोल्ट कहने का मतलब होता है ERMS, तो ERMS अपने पास में आ चुका है 230 वोल्ट्स के बराबर, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है सर 50 हर्ट्ज, तो लीनियर फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है सर 50 हर्ट्ज के आसपास, ठीक है सर, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट करना है करंट इन द सर्किट, व्हाट इज गोइंग टू बी द करंट इन द सर्किट, मतलब RMS करंट मतलब वर्चुअल इफेक्टिव रेटेड कोटेड, जो आपका मन करे वो बोल लो, ठीक है। चलो तो पहला काम अपन ही काम करते हैं, इंपीडेंस निकाल लिया जाए, बिकॉज इंपीडेंस के बिना कहानी आगे बढ़ नहीं पाएगी। हमारा मेन जो इंटेंशन है वो निकालना है करंट, और हम अगर बेसिक फॉर्मूले से जाएंगे ना तो करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। चलो ERMS तो गिवन है, लेकिन अपने पास रेजिस्टेंस तो मालूम होना चाहिए ना, ERMS तो गिवन था, तो रेजिस्टेंस मतलब AC सर्किट का रेजिस्टेंस मतलब बेसिकली कॉल्ड एज द इंपीडेंस, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस XL माइनस का XC इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, भाई साहब R कितना अपने पास, R है अपने पास 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस XL माइनस XC, तो XL है अपने पास कितना 30, तो XL अपने पास कितना 30, और 30 माइनस 14 करेंगे तो 30 माइनस 14 है 16, तो 16 का स्क्वायर इज अगेन वही 256, तो रूट ऑफ क्या हो जाएगा सर, ये रूट ऑफ 400 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये रूट ऑफ 400 हो चुका है तो Z अपने पास इवेंचुअली कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 400 का मतलब अपन जानते हैं क्या होता है सर, ये तो 20 ओम्स हो जाएगा, ये तो 20 ओम्स हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है पक्का। तो ERMS आपको पता है, जरा गिवन चीजों पे ना टिक लगाते हुए चले, ERMS और Z मतलब इंपीडेंस आपको पता है। अब निकालना क्या है, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, यू हैव टू फाइंड द करंट इन द सर्किट। भाई एक काम करो, सुनो मेरी बात सुनते हुए चलना, करंट निकालना है मतलब IRMS निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ERMS अपॉन नीचे हो जाएगा अपने पास में क्या Z। What is the value for ERMS? सर ERMS है अपने पास में 230 वोल्ट, एंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर इंपीडेंस, तो सर इंपीडेंस अपने पास में आ चुका है 20 के बराबर। तो एक काम करो, 0 से 0 निपटा, 23/2 करेंगे, 23/2 करेंगे 11.5 आएगा, ठीक है। तो 11.5 11.5 एम्पियर इज गोइंग टू बी द एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन। तो 11.5 एम्पियर था क्या अपने पास, यस सर, अरे फिर ये वाली रंगोली 11.5 एम्पियर मतलब ऑप्शन सी इज द वेरी करेक्ट ऑप्शन विथ प्रॉपर डिटेल्ड सोल्यूशन। ये रहा आपके सामने, ठीक है। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको कॉपी में नोट करते हुए चलोगे तो अलग मजा आएगा। भाई आया समझ कि नहीं आ गया, यस सर आ तो गया समझ, ठीक है। निपटा दें इसको, यस सर इसको निपटा दिया जाए। अब आपको लेके चलेंगे इसके अपन अगले वाले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। चलो, एक सीरीज का LCR सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम्स के बराबर, इंडक्टेंस है 2 हेनरी और C की वैल्यू है 25 माइक्रो फैरेड के बराबर, ठीक है। RLC का सीरीज कनेक्शन है, RLC का सीरीज कनेक्शन है, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ठीक है। RLC का सीरीज कनेक्शन है, AC का सोर्स है, अटैचमेंट है, ठीक है भाई। अब सुनते हुए चलना, अच्छे से गलती मत करना बिल्कुल भी। तो यार R की वैल्यू कितनी आ गई सर, R की वैल्यू आ चुकी है 10 ओम्स के बराबर। रेजिस्टेंस आ चुका है सर अपने पास में कितना, 10 ओम्स के बराबर। इंडक्टेंस कितना है अपने पास सर, 2 हेनरी के बराबर। L की वैल्यू आ चुकी है अपने पास 2 हेनरी के बराबर। और कैपेसिटेंस आ चुका है हमारे पास में 25 माइक्रो फैरेड के बराबर, ठीक है। 25 माइक्रो फैरेड, 25 माइक्रो फैरेड इज द कैपेसिटेंस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां तक तो जो गिवन है वो लिखना है पहले तो, ठीक है। उसके बाद कनेक्टेड टू 200 वोल्ट का वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स है, मतलब AC का सोर्स है, और 200 वोल्ट इसका RMS वोल्टेज है, ठीक है। 200 वोल्ट क्या है इसका सर, RMS वोल्टेज है 200 वोल्ट, ठीक है। तो ये ERMS E वर्चुअल अपने पास में आ चुका है कितना, 200 वोल्ट के बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो
When the frequency of the supply equals the natural frequency, भाई जो शब्द यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं ना कि यार जो फ्रीक्वेंसी है ना ऑफ द सप्लाई दिस इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, इसका मतलब ये होता है कि रेजोनेंस हो गया है। क्या हो गया है? रेजोनेंस हो गया है। तो रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है, सवाल में इंपोज कर दीजिए कि रेजोनेंस कंडीशन आ चुकी है। तो रेजोनेंस कंडीशन पे पहली बात तो होता है क्या, जरा गौर करते हुए चलना। रेजोनेंस कंडीशन का मतलब ये होता है कि XL की वैल्यू XC के बराबर आ गई है, ठीक है। देयरफॉर जब आप इंपीडेंस निकालेंगे ना तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। भैया XL और XC दोनों बराबर हैं तो XL माइनस XC क्या हो जाएगा, 0। तो Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R का स्क्वायर बचेगा। तो अंडर रूट ऑफ R का स्क्वायर मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ R के बराबर। तो इंपीडेंस की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई सर, अभी के अभी इंपीडेंस की वैल्यू आ चुकी है 10 ओम्स के बराबर, ठीक है। चलो बढ़िया, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। तो आपसे पूछा है कि व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द साइकिल, ठीक है, मतलब एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट पूछा हुआ है। अब 2 मिनट जरा गौर करते हुए चलना अच्छे से। ये बनेगा अपने पास में क्या सर, इंपीडेंस ट्राइंगल बनेगा। क्या बनेगा सर अपने पास में, ये इंपीडेंस ट्राइंगल बनेगा। और ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा अपने पास में फाई के बराबर। ये आ जाएगा Z, ये आ जाएगा XL माइनस XC, और ये आ जाएगा अपने पास में R के बराबर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब एक काम बस करते हुए चलना अच्छे से। भाई देखो पावर निकालना ही है अपने को, तो पावर का हम फॉर्मूला जानते हैं। हमको निकालना है बेसिकली व्हाट इज द पावर। तो पावर का हम फॉर्मूला जानते हैं, E वर्चुअल I वर्चुअल cos फाई। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। एक बात तुमको बताऊं मैं, ये जो लिखा है ना E वर्चुअल I वर्चुअल, दिस इज बेसिकली द अपेरेंट पावर। ये जो लिखा है ना E वर्चुअल I वर्चुअल, ये अपने पास बेसिकली क्या अपेरेंट पावर है। तो देखो ये बेसिकली V इंटू आई तो है, वोल्टेज इंटू करंट ही तो है। करंट खैर हमें सवाल में गिवन था नहीं, तो हम उसके बिना भी काम अपना चला सकते हैं। कैसे, देखो करंट तुम्हें निकालना हो तो तुम निकालो, कोई रोक नहीं रहा है तुमको। लेकिन मैं तुमको बोल रहा हूँ कि V स्क्वायर बाई R भी तो एक फॉर्मूला होता है ना यार, V स्क्वायर बाई R में ऑब्वियसली यहाँ पे इंपीडेंस ही लेके चलूंगा, बिकॉज AC के सर्किट में नॉर्मल रेजिस्टेंस नहीं आता है, वो आता है इंपीडेंस, ठीक है। चलो तो E वर्चुअल I वर्चुअल इंटू E वर्चुअल का स्क्वायर बाई Z, उसके बाद cos फाई। भाई तुम जानते हो cos फाई क्या होगा, 2 मिनट सुनना बस मेरी बात, ठीक है। E वर्चुअल बाई Z तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। cos फाई निकालने के लिए ही, तुम्हारी हेल्प करने के लिए ही यहाँ पे बना के रखा है एक इंपीडेंस ट्रायंगल, ठीक है। तो cos फाई बेसिकली क्या होगा, बेस अपॉन लॉन्गेस्ट साइड। नाउ व्हाट इज द बेस, सर बेस इज R, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड इज Z, ठीक है। लेकिन आप एक बात समझते हैं, R और Z को अलग अलग मत देखना। क्यों, क्योंकि R और Z रेजोनेंस कंडीशन पे बराबर होते हैं। क्या बोला मैंने, एट रेजोनेंस कंडीशन R और Z की जो वैल्यूज हैं वो एग्जैक्टली बराबर हो चुकी हैं भाई, ठीक है। तो ये R और Z जो है ना वो जाएगा कट, तो बचेगा E वर्चुअल का स्क्वायर बाई Z। क्या बचेगा, E वर्चुअल का स्क्वायर बाई Z। भाई व्हाट इज E वर्चुअल, तो सर E वर्चुअल अपने पास था 200, इसका स्क्वायर करेंगे तो 40,000, ठीक है, अपॉन Z मतलब R, तो R की वैल्यू थी 10, तो इसको अपन जैसे सॉल्व करेंगे ना तो 4000 वॉट आएगा अपना आंसर, ठीक है। इसको जैसे अपन सॉल्व करेंगे ना तो 4000 वॉट इज द एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन। बस भाई ये हो गया तुम्हारा आंसर, एकदम डन डन डन, ठीक है। 4000 वॉट इज द करेक्ट आंसर। रेडी है अपन, 4000 वॉट ये रहेगा अपने पास में क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन एज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आप इस पर टिक लगा चुके होंगे और ये रहेगा आपके पास में फिर इसका एकदम प्रॉपर डिटेल्ड सोल्यूशन। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन एंड सुपर क्लियर हो चुका है सर, ठीक है। चले बढ़िया, एक तरफा शानदार। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल डन फॉर यू, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ेंगे सवाल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। बहुत ही एक तरफा सवाल है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज गिवन बाय I इज इक्वल्स टू I नॉट T अपॉन टाउ, टाउ कुछ और हो सकता है, फॉर सम टाइम। कैलकुलेट द RMS करंट फॉर द टाइम पीरियड 0 से लेकर के टाउ, ठीक है, मतलब टाइम पीरियड गिवन है 0 से लेकर के टाउ। अब देखिए एक बात को बताता हूँ, अगर तुझे पहले अगर देखो RMS निकालना है ना, तो सबसे पहले जो स्टेप बनता है ना वो बनता है कि आप पहले S पे फोकस करिए, ठीक है। इस S का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है स्क्वायरिंग द गिवन इक्वेशन या स्क्वायरिंग द गिवन फंक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको निकालना RMS है, लेकिन अप्रोच में आप इसको उल्टे में लेके जाएंगे। पहले स्क्वायरिंग करोगे, फिर मीन करोगे, फिर रूट निकालोगे, ठीक है। तो स्क्वायरिंग द फंक्शन पहला काम होता है। उसके बाद दूसरा काम क्या होता है सर, मीन निकालना। अब मीन का मतलब होता है एवरेज निकालना, और एवरेज निकालने का बेसिक फंडा क्या होता है पता है, इसका फंडा होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। एवरेज निकालने का
एवरेज निकालने का बेसिक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है, 1 अपॉन टाइम पीरियड टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन फ्रॉम लोअर लिमिट टू द अपर लिमिट। भाई चमका, इस बात को ध्यान रखना, मैंने जब एसी पढ़ाया था ना तो एसी के स्टार्टिंग वाले वीडियोस में आपको मिल जाएगा कि कैसे मीन निकाला जाता है, ठीक है। मीन निकालना मैंने प्रॉपर सिखाया था। किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का अगर आपको मीन निकालना होता है तो उसका तरीका क्या होता है, एक सिंपल सा इंटीग्रल होता है। क्या होता है वो तरीका सा, 1 अपॉन कर दीजिए टाइम पीरियड टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन कर दीजिएगा विथ प्रॉपर लिमिट, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है, स्क्वायर करना। दूसरा स्टेप क्या होता है, मीन निकालना। और तीसरा और आखिरी स्टेप क्या होता है, रूट निकाल देना, ठीक है। रूट ऑफ, देखो पहले स्क्वायर करा, कुछ आया होगा, वो जो आया उसका आपने क्या ले लिया, उसका आपने मीन निकाल लिया, और मीन निकालने के बाद फिर आपने क्या करा, रूट निकाल लिया उसका, ठीक है। तो मैं आपको स्टेप वाइज बता देता हूं कि भैया कौन सा स्टेप 1 था। ये था अपने पास में स्टेप 1, डूइंग द स्क्वायर इज द स्टेप 1, ठीक है। उसके बाद स्टेप 1 वाला फंक्शन करने, स्टेप 1 वाला ऑपरेशन करने के बाद जो बचा, ठीक है, तेरे पास कोई फंक्शन था आई नॉट टी अपॉन टाउ, इसका पहले अपन ने स्क्वायर करा, तो स्क्वायर करने के बाद जो आया ना उसका आप मीन लोगे, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद जो आया ना उसका अपन मीन लेंगे, और मीन लेने के बाद जो आया उसका अपन स्टेप 3 में इवेंचुअली रूट निकाल देंगे, ठीक है। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ रही है? आरएमएस को ऐसे तोड़ के पढ़ा जाता है। आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर, तो पहले स्क्वायरिंग कर दो, उसके बाद मीन निकाल लो, उसके बाद फिर रूट निकाल लेना, ठीक है। चलो करें शुरुआत दें इसको, तो आई नॉट टी बाई टाउ दिस इज गोइंग टू बी द करंट, ठीक है। तो चलें अब जरा शुरुआत देते हैं, आरएमएस निकालना अपने को। देखो हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो है i इज इक्वल्स टू आई नॉट टी ओवर टाउ, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है, देखो आरएमएस निकालने में शुरुआत करते हैं आखिरी से, तो स्क्वायरिंग करेंगे। आरएमएस निकालने में शुरुआत करते हैं आखिरी से, तो आप स्क्वायरिंग करेंगे पहले, ठीक है। तो जैसे आप स्क्वायरिंग करेंगे ना, तो स्क्वायरिंग करने के बाद ये क्या बचेगा, देखो भैया आई नॉट का स्क्वायर आ जाएगा, टी का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे टाउ का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ स्क्वायरिंग। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, मेरी बात सुनते हुए चलेगा, स्क्वायर के बाद मीन लेते हैं आप, ठीक है। तो मीन ऑफ दैट फंक्शन, मीन ऑफ दैट फंक्शन, तो व्हाट इज द फंक्शन, द फंक्शन इज आई नॉट का स्क्वायर टी का स्क्वायर बाई टाउ का स्क्वायर, ठीक है। इसका अपन अब निकालना शुरू करते हैं मीन। क्या निकालना शुरू करेंगे, इसका अपन मीन निकालना शुरू करेंगे। तो मीन क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में होता है सर 1 अपॉन टाइम पीरियड से शुरुआत होगी, फिर होगा इसका इंटीग्रेशन। तो भाई टाइम पीरियड क्या है, सवाल में गिवन था कि फ्रॉम टाइम पीरियड 0 से लेकर के टाउ तक, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा सर, इसका टाउ हो जाएगा इसका टाइम पीरियड, गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। टाइम्स क्या होगा सर, इंटीग्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। तो व्हाट इज द फंक्शन इटसेल्फ यार, तो फंक्शन है सर आई नॉट का स्क्वायर टी का स्क्वायर बाई टाउ का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद फिर आप टाइम के साथ साथ करोगे, टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तो dt हो जाएगा। उसके बाद लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, व्हाट इज द लोअर लिमिट सर, लोअर लिमिट अपने पास 0 के बराबर है, एंड व्हाट इज द अपर लिमिट सर, तो अपर लिमिट अपने पास टाउ के बराबर है। व्हाट इज द लोअर लिमिट, लोअर लिमिट इज 0, एंड व्हाट इज द अपर लिमिट इज फॉर श्योर टाउ के बराबर। तो अब करेंगे अपन इसका प्रॉपर इंटीग्रेशन। अब जरा गौर करते हुए चलना, इसको अपन यहां पे लेके आते हैं ना यार, ठीक है। तो अभी तो मीन निकल रहा है, स्क्वायर तो आ चुका, अब तो मीन निकल रहा है, तो मीन ऑफ स्क्वायर, अभी अपन मीन ऑफ स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन टाउ क्यूब, ठीक है। एक काम करो, आई नॉट का स्क्वायर भी तो बाहर निकालो, आई नॉट का स्क्वायर बाहर निकालो और नीचे टाउ का क्यूब बाहर निकालो। इंटीग्रेशन अब चलने वाला है सर टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में, 0 से टाउ तक पूरी कहानी चलेगी, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, ठीक है। तो मीन ऑफ स्क्वायर निकल रहा है, मीन ऑफ स्क्वायर निकल रहा है, ठीक है। अब सुनते हुए चलना, आई नॉट का स्क्वायर है, बढ़िया है सर, यहाँ पे टाउ क्यूब है, ये भी बढ़िया है सर। भाई टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है टी क्यूब बाई 3, ठीक है। टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है टी क्यूब बाई 3, और लिमिट है 0 से लेकर के टाउ तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी इत्मीनान से मीन ऑफ स्क्वायर तो आ गया, अभी इत्मीनान से मीन ऑफ स्क्वायर तो आ चुका है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, आई नॉट का स्क्वायर 3 टाइम्स टाउ का क्यूब, और यहाँ पे अपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टाउ का क्यूब माइनस 0, ठीक है। टाउ क्यूब से टाउ क्यूब जो है वो जाएगा निपट, तो यहाँ पे जो मीन ऑफ स्क्वायर बचेगा, सुनते हुए चलना अच्छे से, यहाँ पर जो मीन ऑफ स्क्वायर बचेगा वो अपने पास क्या बचेगा, वो तो निपट गया, तो आई नॉट का स्क्वायर बाई 3,
आई नॉट का स्क्वायर बाई 3। लेकिन आप समझते हैं कि अब आता है इसका आखिरी स्टेप। आखिरी स्टेप बोले तो देखो भैया, RMS निकालना होता है, स्क्वायर हो चुका है, मीन हो चुका है, बस रूट निकालना बचा हुआ है। तो रूट निकालने के लिए बस एक काम करो, रूट का फंक्शन लगा दो और क्या, ठीक है। अब आता है रूट मीन स्क्वायर, अब आता है आखिरी स्टेप रूट मीन स्क्वायर। तो जैसे हम इसका रूट करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, अंडर रूट में कौन फंसने वाला है, आई नॉट का स्क्वायर बाई 3। जैसे आप इसको बाहर निकालोगे ना तो ये तो रहेगा आई नॉट और नीचे रहेगा रूट 3, बस बात ही खत्म। दिस इज द RMS करंट, काम खत्म हो गया। तो ये होती है इसकी अप्रोच। क्या आप लोग को ये वाली अप्रोच जो है शानदार सी, क्या वो समझ में आ गई? ये दिया मैंने इसको सेपरेशन। आप इसको बाकायदा नोट कर सकते हैं। रूट मीन स्क्वायर जब करना होगा ना तो पहले स्क्वायर करो, उसके बाद फिर उसका मीन निकालो और उसके बाद फिर उसका आखिरी में रूट निकाल लिया करो। फंडा पूरा क्लियर? यस सर, फंडा पूरा क्लियर, ठीक है। चलो, तो आई नॉट बाई रूट 3, दिस इज गोइंग टू बी द एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन। आई नॉट बाई रूट 3 अपना भी आ चुका है। और ये स्टेप्स, ये जो सवाल को सॉल्व करने का जो प्री रिक्विजिट था वो था आप लोग के सामने। ये जल्दी एक बार जरा इसको देख लेना अच्छे से। आ गई पूरी बात समझ में? यस सर, आ गई है, ठीक है। चलें निपटाएं इसको। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, ठीक है। क्या कहा गया था? पीक वैल्यू ऑफ एन AC ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज दिस मच, फाइंड द RMS वैल्यू ऑफ करंट, और उसके बाद हाउ मच टाइम विल द करंट टेक इन रीचिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। भाई 0 से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब क्या कि t इक्वल टू 0 पर करंट भी 0 है। अगर 0 से स्टार्ट हो रही है ना, इफ करंट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, इफ करंट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, इसका मतलब ये होता है इफ करंट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 इट मींस करंट वॉज 0 एट t इक्वल टू 0। तो ये सिर्फ तभी हो पाएगा जब आप I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी वाली इक्वेशन पे काम करेंगे। कैसे बता? देखो ना, अगर t इक्वल टू 0 पुट करोगे, साइन 0 तो पूरा 0, तो I इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर करंट स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 0 तो ये वाली इक्वेशन यूज करना, लेकिन अगर करंट स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू तो कॉस वाली इक्वेशन यूज करेंगे। तो हालांकि हम यहाँ पर ये वाली इक्वेशन को यूज करने वाले हैं। एक बार जरा सेल्फ ट्राई करो और जो भी तुम्हारा आंसर आ जाए ना वो कमेंट सेक्शन में अपने असली नाम के साथ मुझे बताते हुए चलना। बन गया तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज फिर उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता यार, जल्दी करना प्लीज। चले फिर सवाल देख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भैया आ जाओ उसके ऊपर। था पीक वैल्यू ऑफ एन AC ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना अपने पास में 50 हर्ट्ज है। तो फ्रीक्वेंसी को लिख लिया जाए कि सर फ्रीक्वेंसी इज ओनली 50 हर्ट्ज के बराबर, ठीक है। चले ओके डन। उसके बाद क्या बोला गया इसके अंदर कि इज, अच्छा पीक वैल्यू है 14.14, तो आई नॉट की वैल्यू है 14.14 एम्पियर, ठीक है। ओके सर, बढ़िया। अब उसके बाद फाइंड द RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो पहली बात तो निकालना RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो एक काम करते हैं, आई RMS वैसे भी क्या होता है, आई नॉट ओवर रूट 2। तो रूट 2 की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 1.414। क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आई नॉट को ऐसा क्यों देखा के रखा हुआ था, बिकॉज वो कटने वाला था रूट 2 से। तो ये अपने पास आई वर्चुअल इज नथिंग बट जस्ट 10 एम्पियर्स के बराबर, ठीक है। आई वर्चुअल आ चुका है 10 एम्पियर्स। हाउ मच टाइम विल द करंट टेक इन रीचिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। तो आपसे ये पूछा हुआ है कि अगर इंस्टेंटेनियस करंट को मैक्सिमम तक पहुंचना है, अगर इंस्टेंटेनियस करंट को मैक्सिमम तक पहुंचना है तो उसके लिए समय कितना लगेगा, ठीक है। उसके लिए समय कितना लगेगा। अब जरा फोकस करते हुए चलेंगे अपन। तो इक्वेशन क्या होती है सर, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो हाँ कि ना, ठीक है। तो 2 पाई f इंटू टी आ चुका है, ठीक है। व्हाट इज द लीनियर फ्रीक्वेंसी? 50 है सर। तो I अपने पास कितना हो रहा है सर? अब ये कहा गया था कि अगर टाइम t के बराबर है तो I कितना हो चुका है मैक्सिमम, तो कितने समय पर ऐसा होगा। तो I को लिखना पड़ेगा मैक्सिमम इसके अकॉर्डिंग। आई नॉट को बिल्कुल मत छेड़ना, साइन उसके बाद 2 इंटू पाई इंटू एफ इज 50 और समय कितना लगेगा। तो आई नॉट से आई नॉट कट गया, बचेगा 1। यहां बचेगा अपने पास में कितना सर, साइन 100 पाई टी। कितना आ जाएगा सर, साइन उसके बाद 100 पाई इंटू टी आ जाएगा, ठीक है। अभी जो 1 आता है ना सर, ये 1 आ रहा होता है 90 डिग्री पे। ये जो 1 आ रहा है ना सर, ये 1 आ रहा होता है 90 डिग्री पे। तो ये साइन पाई बाई 2 हो जाएगा और ये 100 पाई टी के बराबर तो था ही, ठीक है। चलो अब एक काम करो, तुम सुनते हुए चलना। 100 पाई टी और पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 पाई इंटू टी हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि पाई से पाई जाएगा निपट, पाई से पाई जाएगा निपट। तो टी अपने पास में कितना बचेगा, सुनते हुए चलना। टी बचेगा अपने पास में 1/200।
टी अपने पास में बचेगा 1 अपॉन कितना सर 200 बचेगा यार। 1/2 करेंगे तो 0.5, ठीक है, तो 1/2 करेंगे तो 0.5, 2 0 को ऊपर उठा के लाओ 10⁻², तो आप इसमें टाइम को कह सकते हैं 0.005 सेकेंड्स। क्या अपन ने सही करा है? जी सर बिल्कुल सही करा है। तो 0.005 सेकेंड्स में करंट जो है वो मैक्सिमम पहुंच जाएगा, ठीक है। और व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू? 10 एम्पियर। तो आरएमएस पूछा 10 एम्पियर और 0.005 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा ये 1 एम्पियर है भाई, ऑप्शन डी से मत करना, 10 एम्पियर था, अरे 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 10 एम्पियर था, 0.005 सेकेंड्स। और ये रहेगा आपके पास में इसका डिटेल्ड सोल्यूशन। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो। सुपर डन एंड सुपर क्लियर हो चुका है सर, बढ़िया, एक तरफा, शानदार जानदार, ठीक है। चलो आ जाओ इसके आखिरी सवाल की तरफ। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इन अ 50 साइकिल एसी सर्किट इज 5 एम्पियर। तो आपको बता दूं आरएमएस वर्चुअल इफेक्टिव रेटेड कोटेड, ठीक है, तो वो अपने पास कितना होता है? एक ही होता है। तो आरएमएस वैल्यू ही गिवन है, वो इफेक्टिव करंट का मतलब क्या होता है? आरएमएस करंट मतलब वर्चुअल करंट 5 एम्पियर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट आफ्टर, एक काम करें आई नॉट निकालने पहले, तो आई नॉट कितना हो जाएगा? आई वर्चुअल इंटू √2 के बराबर, तो आई नॉट कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स √2 के बराबर, ठीक है। तो ये अपने पास आई नॉट आ चुका है। उसके बाद व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? सर फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज के बराबर। अब ये पूछा हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट आफ्टर 1/300 सेकेंड्स, ठीक है, 1/300 सेकेंड्स के बाद व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है, आफ्टर इट इज 0। तो आप लोग समझते हैं कि आई इज इक्वल टू क्या होता है सर? आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब अपने पास बेसिकली यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? अच्छा करंट तो पूछा हुआ है, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट कितना आ चुका अपने पास में सर? 5√2 के बराबर। साइन ओमेगा इज 2 पाई एफ इंटू टी कितना आ चुका है सर? टी आ चुका है 1/300, ठीक है। सॉल्व आउट करना तो π/3 तेरे पास रहेगा, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर? 5√2 और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन, उसके बाद कितना हो जाएगा? 100 π/300 था, मतलब π/3 आ जाएगा। तो π/3 का मतलब क्या होता है? 60 डिग्री। π/3 का मतलब क्या होता है सर? 60 डिग्री, और 60 डिग्री इज √3/2, ठीक है। 60 डिग्री इज बेसिकली √3/2, तो 5√2 और यहाँ पे आ जाएगा √3/2, ठीक है। क्या आप लोग को ये वाला फंडा समझ में आया? इसको जैसे यहां तक आ गया ना समझ में? यहां तक का फंडा क्लियर है क्या? अगर यहां तक समझ में आ गया, सॉल्व आउट करेंगे, अलजेब्रिक कर ली, तो अपना आंसर अप्रोक्सीमेटली 6.12 एम्पियर इज गोइंग टू बी द करेक्ट, वेरी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बताएं कि आप लोग का दिमाग यहां तक चल रहे हैं? बताएं कि आप लोग को यहां तक की बात समझ में आ गई? यस सर यहां तक की बात समझ में आ गई है। तो अपने पास 6.12 एम्पियर जो है ना, दिस इज गोइंग टू बी द करेंट, इंस्टेंटेनियस करेंट, ठीक है, आफ्टर 1/300 सेकेंड्स, ठीक है। इसी के साथ खत्म होता हुआ ये MCQ का पार्ट 1 वाला वीडियो, जहां पे 10 बहुत ही तगड़े क्वेश्चंस करवा दिए गए आपको, ठीक है। अगर आपको लगा कि इस वीडियो को देख करके आपकी हेल्प हो रही है, अब आपका परसेप्शन क्लियर है और एसी में अब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब इस वीडियो ने फॉर श्योर आपकी हेल्प करी है। तो बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में, सबको बता दो कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी फीडबैक हो या सजेशन हो, तारीफ हो या बुराइयां हो या जो कुछ भी हो, तो बड़ी प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है, हम लोग बाकायदा चेक करते हुए चलते हैं कि कौन सा फीडबैक आया है, क्या कमेंट आया है। अगर आपका फीडबैक जेन्युइन होता है तो उस पर बिल्कुल काम किया जाएगा, दैट्स अ गारंटीड थिंग। इसी के साथ खत्म करते हैं इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।